Students, we are discussing another set of questions, MCQ based questions on data comparisons, which may help you in the examination. Okay, so देखिए कुछ questions का set है, देखते हैं. Question number 1, ठीक है. Given any two letters A and B, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इजीली अगर कंसेप्ट आपको आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे. सो कंसेप्ट देखिए कि गिवन एनी टू लेटर्स A and B, if PA and PB means probability of A and probability B are given, okay, A B respectively, जिसमें PA की जो probability है वो B की probability से ज़्यादा है, मीन्स A की probability B की probability से ज़्यादा है, मीन्स कि A सिंबल के अकर होने के ज़्यादा चांस हैं. ओके, देन हम यहाँ देखते हैं कि लेंथ, इफ़ LA एंड LB इज़ द नंबर ऑफ बिट्स इन द कोड वर्ड, मतलब कि ए लेटर को जो नंबर ऑफ बिट्स दी जाएंगी उसको LA बोल रहे हैं, LB बोल रहे हैं जो बी लेटर को जो है लेटर सीक्वेंस दी जाएगी, बिट्स दी जाएंगी, इनको हम कोड वर्ड बोलते हैं. तो LA जो है A का कोड वर्ड है और B जो LB जो है वो B का कोड वर्ड है. ओके, तो इन्होंने पूछा है कि भाई ये बताइए कि इसमें कौन सी कंडीशन ठीक होगी. तो हमें पता है PA इज़ ग्रेटर देन PB, तो इसमें कौन सी कंडीशन ठीक हो. देखो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे. इसका आंसर हो जाएगा D. ठीक है, D क्यों होगा कि देखो जब PA की प्रोबेबिलिटी PB से ज़्यादा है, जब PA की प्रोबेबिलिटी PB से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि A लेटर के आने के चांस ज़्यादा है B से. सो जो सिंबल ज़्यादा बार अकर होता है, हमने पढ़ा है, उसको हम शॉर्टर लेंथ का कोड असाइन करते हैं. तो LA जो है वो ऑब्वियसली LB से छोटा होगा. और हमने इक्वल टू यहाँ पर क्यों लिया, ठीक है, हम B भी ले सकते थे लेकिन हमने इक्वल टू हमने क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में केवल दो ही लेटर हों A और B, तो हम हो सकता है दोनों को फिर दो लेटर दे देंगे, एक को 0 दे देंगे, एक को 1 दे देंगे, या फिर ऐसा करेंगे A को 0 दे देंगे और B को 1 1, या कुछ भी दे सकते हैं. मींस ये एक कंसेप्ट है. तो LA हर कंडीशन में A की जो लेंथ है B की लेंथ से कम होगी या बराबर होगी. B की लेंथ से A की लेंथ कभी भी ज़्यादा नहीं होगी. तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसके कोडवर्ड की लेंथ उतनी ही कम. इस कंसेप्ट को आप लोग समझ सकते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर हो जाएगा D. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन अडेप्टिव हफमैन ट्री वेट ऑफ ए नोड टेल्स. देखो जब हम अडेप्टिव हफमैन ट्री बनाते हैं, अपडेट प्रोसीजर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने जो प्रोसीजर थी उसको ऑब्जर्व किया होगा, तो उसमें कुछ टर्म्स आए होंगे, जैसे NYT नॉट येट ट्रांसमिटेड. उसमें एक टर्म आया होगा नोड नंबर. तो नोड नंबर जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिक नंबर होता है हर नोड का. ऐसे ही उसमें होता है वेट ऑफ नोड, हर नोड के साथ एक वेट लिखा होता है. तो वेट क्या बताता है, उसी के बारे में ये पूछ रहा है. तो वेट ये बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स सिंबल एनकाउंटर्ड इन द सिस्टम. यही पहला ऑप्शन ठीक है इसका. मतलब जैसे किसी नोड के अंदर लिखा हुआ है, जैसे नोड है ये, ओके, इसके अंदर लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब ये इसका वेट 2 है. मतलब कि ये एल्गोरिथम में, प्रोसीजर में ये 2 बार ट्रेस हो चुका है, 2 बार एनकाउंटर हो चुका है. ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इसका ठीक हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम सिंबल एनकाउंटर्ड इन द सिस्टम. यूनिक इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन फॉर नोड, ये तो नोड नंबर बताता है. जो दूसरा वाला है ना बच्चों, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर नोड, ये नोड नंबर बताता है. नंबर ऑफ स्टेप्स लेफ्ट इन द सिस्टम ये नहीं बताता है. एनी रैंडम नंबर भी नहीं होता. तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सही आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइम सिंबल एनकाउंटर्ड इन द सिस्टम. इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं. और इसी में बच्चों एक कंसेप्ट और आता है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक, है ना. ब्लॉक क्या होता है, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बन जाए. तो जो आपका हफमैन ट्री होता है, अडेप्टिव हफमैन ट्री जो होता है, उसमें ब्लॉक क्या होता है. तो ब्लॉक वो होता है कि जिसके ऐसे नोड जिनका वेट सेम होता है. जैसे मान लीजिए एक नोड ये, ठीक है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है. मान लीजिए इसका नोड 2 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 1 है और इसका वेट 1 है. तो ऐसे नोड जिनका वेट सेम होता है वो एक ब्लॉक बनाते हैं. तो ये दोनों मिलके एक ब्लॉक बनाएंगे और ये दोनों मिलके एक ब्लॉक बनाएंगे. तो ब्लॉक उसको बोलते हैं, ब्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स हैविंग सेम वेट. जिनका वेट सेम होता है उनके कलेक्शन को ब्लॉक बोलते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर एन एडेप्टिव हफमैन कोड एन अल्फाबेट विद साइज 80 द वैल्यूज फॉर पैरामीटर R एंड E विल बी. ठीक है, तो देखो अडेप्टिव हफमैन कोडिंग हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अल्फाबेट का साइज 80 दिया गया है. तो उसमें जो तो 2 पैरामीटर हम लेते थे ना, आपको याद होगा, तो R और E, तो 2 पैरामीटर की वैल्यू हम कैसे एडजस्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है. उसका फॉर्मूला होता है हम लिखते हैं 2 to the power E plus R.
टू टू द पावर ई प्लस आर इक्वल टू एम। एम क्या होता है? अल्फ़ाबेट का साइज होता है। तो हम अल्फ़ाबेट के साइज को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि टू टू द पावर ई प्लस आर एडजस्ट हो जाए। और ध्यान ये रखना है कि आर जो है वो टू टू द पावर ई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम टू की पावर में मैक्सिमम रखने की कोशिश करेंगे। तो 80 को आप रखिए, टू की पावर में कितना रख सकते हैं? तो टू की पावर 5 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, टू की पावर 6 रखेंगे तो 64 हो जाएगा, टू की पावर 7 रखेंगे तो 128 हो जाएगा। तो 128 80 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या रखेंगे? हम रखेंगे टू टू द पावर 6। तो टू टू द पावर 6 का मतलब कितना हो गया? 64। तो 64 में अब क्या जोड़े कि 80 हो जाए? बताओ, 16, ठीक है ना। तो जो आर की वैल्यू है 16 हो जाएगी और ई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? देखो 6 और 16 कौन सा है? 6 और 16 कौन सा है बताओ? 6 और 16 ये वाला ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कंप्रेशन मेक्स डेटा। तो कंप्रेशन जो है डेटा को क्या करता है? स्मॉलर करता है। बताओ, क्या कंप्रेशन डेटा को स्मॉलर करता है? बिल्कुल करता है। ईजियर टू ट्रांसमिट करता है? बिल्कुल करता है। चीपर टू सेंड, ठीक है, क्या उसकी कॉस्ट को कम करता है? बिल्कुल करता है। जब भाई डेटा का साइज कम हो जाएगा तो उसको सेंड करने में हमें सस्ता पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ओके। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फॉर कंप्रेशन टू वर्क द टू साइड्स मस्ट हैव। अगर देखो एक रिसीवर है और एक सेंडर है, तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए? देखो कंप्रेशन अगर परफेक्टली कम करे तो क्या होना चाहिए? तो मैचिंग कंप्रेशन होना चाहिए। जिस एल्गोरिथम को यूज़ करके हमने एनकोड किया, उसी एल्गोरिथम को यूज़ करके हम उसको डिकोड भी तो करेंगे। तो हम मैचिंग कंप्रेशन होना चाहिए, तभी तो वो काम कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वीडियो कंप्रेशन ट्रांसमिट्स ओनली। वीडियो कंप्रेशन ट्रांसमिट्स ओनली। तो देखो वीडियो कंप्रेशन जो होता है वो किस चीज़ को ट्रांसमिट करता है? तो वीडियो कंप्रेशन देखो किस चीज़ को ट्रांसमिट करता है। देखो मैंने इसका क्वेश्चन ढूंढा था, लेकिन मुझे जो लगता है इसका ऑप्शन ये ठीक होना चाहिए। साउंड देन पिक्चर, साउंड देन पिक्चर, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऑल इमेजेस एंड रिमूव साउंड, जब वीडियो कंप्रेशन हम करते हैं तो क्या वीडियो जब कंप्रेस करते हैं तो क्या उसमें से साउंड रिमूव हो जाता है? नहीं होता है ना, साउंड रिमूव नहीं होता है। तो क्या और दूसरा ऑप्शन क्या है? ओनली अंडरलाइन पिक्सल्स, क्या हम केवल पिक्सल्स को ही इनकोड करते हैं इमेज में? ऑडियो तो रहता है, ठीक है। क्या केवल इमेज में होता है? चेंज इमेज होती है? नहीं। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर जो है ना बच्चों, क्या होने वाला है? 6 होने वाला है। साउंड एंड देन पिक्चर मीन्स साउंड के साथ पिक्चर, साउंड फर्स्ट एंड देन पिक्चर। तो साइमल्टेनियस दोनों चीज़ों को एक साथ सेंड करके कंप्रेस करके आगे भेजा जाता है, ठीक है। देन आगे देखते हैं। When did वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिकम वायबल? एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे मिला था इंटरनेट, मैंने इसको उठा लिया आप लोगों के लिए। तो when did वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिकम वायबल, हो सकता है इस तरह क्वेश्चन ही बन जाए। तो 1960s में स्टार्ट हुआ था, ओके 1960s, ध्यान रखना 1960 एग्जैक्टली जो पूछे तो 1964 था, एग्जैक्टली जो था वो 1964 था, ठीक है। अगर ऐसे सेंचुरी में इसमें पूछे, डिकेड में पूछे तो ये 1960 का था, 1960s में इसको वायबल हुआ था ये, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिकंस्ट्रक्शन इज ऑफन कॉल्ड। मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है और रिकंस्ट्रक्शन डेटा होता है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? शायद ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग लगा लोगे इसको आसानी से। क्या इसको मॉडलिंग बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं? नहीं, इसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो डिस्टॉर्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल डेटा एंड द रिकंस्ट्रक्शन डेटा। अगर उसमें ओरिजिनल में और रिकंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस आता है तो उसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और नॉर्मली ये कहाँ पर होता है? ये लॉजी कंप्रेशन में होता है, क्योंकि लॉसलेस में तो कुछ लॉस होता ही नहीं, कोई डिफरेंस आता ही नहीं है ना। तो लॉजी, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, डिस्टॉर्शन कहाँ पर आता है? लॉजी में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या बता रहा है? द कोडेड इन्फॉर्मेशन इन अवर मैसेज इज कॉल्ड। ये तो एंट्रोपी की डेफिनेशन है, आपने पढ़ा होगा। जो हमारा एवरेज सेल्फ इन्फॉर्मेशन होता है उसको जो हम एनकोड करते हैं तो वो हमारा एक लमसम अमाउंट देता है एंट्रोपी, कि भाई कितना डेटा, कितने बिट्स लग सकती है किसी मैसेज को एनकोड करने के लिए, ओके। सो कोडेड इन्फॉर्मेशन इन अवर मैसेज इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की डेफिनेशन जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पर आपको कई क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फार्मूला के ऊपर, इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के ऊपर, इसकी डेफिनेशन के ऊपर, तो कई तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो फिर से आया, ये भी मतलब जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, ऐसा जैसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन है। एंट्रोपी ऑफ होल मैसेज इज द सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके मैसेज में 4 लेटर्स हैं, तो
पहले लेटर की एंट्रोपी निकालिए, दूसरे लेटर की एंट्रोपी निकालिए, तीसरे की निकालिए, चौथे की निकालिए, सबको जोड़ दीजिए, तो पूरे आपके जो एवरेज निकल जाएगा, वो जो मैच निकल के आएगा उसकी एंट्रोपी हो जाएगी। ओके, सो सेल्फ इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल लेटर्स, उनको जोड़ लेते हैं तो उसको जो कंप्लीट मैसेज की एंट्रोपी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस इज कॉल्ड। देखो बाइनरी सीक्वेंस को हम क्या क्या बोल सकते हैं? क्या मैसेज बोल सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मान लो 0101 100 ऐसे लिखा है तो क्या मैसेज बोल सकते हैं उसको? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या उसको कोड वर्ड बोल सकते हैं? बिल्कुल, इंडिविजुअल लेटर के लिए जो बाइनरी डिजिट्स का सीक्वेंस होता है उसको कोड वर्ड बोलते हैं। क्या उसको कोड बोल सकते हैं? बिल्कुल, जैसे पूरा मैसेज आपको दिया गया है, पूरे मैसेज के लिए बाइनरी डिजिट्स होती हैं, उनको कोड बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी इनमें गलती हो जाती है, तो इनको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए सेट आर कॉल्ड। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए सेट आर कॉल्ड। जैसे मान लीजिए एक मैसेज है, एक मैसेज आप में दिया गया है ABCDEF ABCD ऐसे करके कुछ भी मैसेज दिया गया रैंडमली, तो जो उसके इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलते हैं? उसके इंडिविजुअल मेंबर को हम कोड वर्ड बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इंडिविजुअल मेंबर को हम कोड वर्ड बोलते हैं। हमें पता है ना कि जैसे मान लो AB, जैसे जैसे लिखा ABACA, तो ए के लिए जो नंबर ऑफ बिट्स दी जाएंगी उनको हम क्या बोलते हैं? कोड वर्ड बोलते हैं। तो इंडिविजुअल लेटर की जब बात होती है तो कोड वर्ड बोलते हैं उसको। पूरे मैसेज की जब बात करते हैं उसको कोड बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए कोड इन विच नो कोड वर्ड इज प्रीफिक्स टू अनदर कोड वर्ड इज कॉल्ड। तो देखो ये पहले भी हम शायद पढ़ चुके हैं, ये प्रीफिक्स कोड की डेफिनेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। प्रीफिक्स कोड वो होता है जिसमें एक कोड वर्ड दूसरे कोड वर्ड का प्रीफिक्स ना हो, है ना? कंफ्यूजिंग लगता है ना? तो ऐसे दो कोड वर्ड जिसमें एक कोड वर्ड दूसरे कोड वर्ड का प्रीफिक्स ना हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स कोड बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। और 14 क्वेश्चन देखते हैं। कंप्रेसिंग टेक्स्ट काइंड ऑफ डेटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम टेक्स्ट को कंप्रेस करते हैं तो ये किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो ये लॉसलेस की कैटेगरी में रखा जाता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। टेक्स्ट को कंप्रेशन करना किस कैटेगरी में रखा जाता है? लॉसलेस में, क्योंकि टेक्स्ट में कभी भी लॉस नहीं कर सकते हम डेटा को। मान लो ए अगर लेटर है, उसको हमने एनकोड किया 0101 में, जब उसको वापस डिकोड करेंगे तो ए ही मिलना चाहिए, उसमें हम लॉस बियर नहीं कर सकते। ऐसे देखो 15 क्वेश्चन है, ये भी आसान है। कंप्रेसिंग ऑडियो एंड वीडियो टाइप ऑफ डेटा इज एन एग्जांपल ऑफ। ये लॉस ही हो सकता है। देखो मैंने बताया था पिक्सल्स में, इमेज में, फ्रेम्स में अगर कुछ लॉस भी हो जाता है ऑडियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिक्सल्स बहुत सारे लाखों पिक्सल्स हैं, ठीक है, 2-3 पिक्सल अगर डिस्प्ले नहीं हो, उनके कलर प्रॉपर ना आए, तो इमेज की क्वालिटी भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम ऑडियो को, वीडियो को, इमेज को जब कंप्रेस करते हैं ना, तो उसमें लॉसी कंप्रेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कोडिंग स्कीम दैट यूज द पास्ट वैल्यूज ऑफ ए सीक्वेंस टू प्रेडिक्ट द करंट वैल्यू इज कॉल्ड। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट आ गया है। ये प्रिडिक्टिव कोडिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्रिडिक्टिव कोडिंग ऐसी कोडिंग जिसमें हम पुरानी वैल्यूज को यूज करके करंट वैल्यूज को एनकोड करते हैं, उसको प्रिडिक्टिव कोडिंग बोलते हैं। प्रिडिक्शन इसको बोलते हैं ना। अब देखो ये क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग रिवाइज कर लेना, क्योंकि यूनिट 1 में ऐसा टॉपिक आया था आपका। ठीक है ना, मॉर्स कोड में हमने जब पढ़ा था उसमें, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन थे, तो लॉग से रिलेटेड। तो ये कंसेप्ट भी आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। देखो इसमें ये जो कहीं पर लिखा है, अगर लॉग बी क्या है? बेस, और एक्स क्या है? एक्स का लॉग निकाल रहे हैं, और क्या आ रहा है? ए इज द रिजल्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो ये आसान है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, लेकिन एक बार फिर भी इसको रिवाइज करना जरूरी है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा बेस होता है, बेस की पावर रिजल्टेंट इक्वल टू एक्स, बेस की पावर रिजल्टेंट वैल्यू इक्वल टू एक्स, जिसका हम लॉग निकाल रहे थे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है, मैंने ऐसे रख लिया है आपकी नॉलेज के लिए। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन शायद मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। IAB, जैसे मान लीजिए एक मैसेज है AB, तो I क्या है? सेल्फ इन्फॉर्मेशन। तो AB की जो इन्फॉर्मेशन, सेल्फ इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होगी? IA की इन्फॉर्मेशन प्लस IB की, मतलब A की सेल्फ इन्फॉर्मेशन अलग से निकाल लीजिए, B की सेल्फ इन्फॉर्मेशन अलग से निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो सेल्फ इन्फॉर्मेशन किसकी बन जाएगी? AB की बन जाएगी। और इसी से क्या निकल के आ जाता है? हमारा एंट्रोपी निकल के आ जाती है। ठीक है ना, तो 18 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे MP3, MPEG, GIF, JPEG, इस तरह के जो फुल फॉर्म भी हालांकि आपको याद होंगे, लेकिन फिर भी रिवाइज करना जरूरी है। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MP3? तो MP3 की जो है फुल फॉर्म के बारे में बोल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, अगर ये
लेयर 3 ऐसे लिखा होता तो ये भी ठीक होता, लेकिन जब ये इसको फुल फॉर्म इस तरह से बनाया हुआ तो ये ठीक होगा यहाँ पर, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3। अगर ये वाला ऑप्शन हम, अगर बी वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में नहीं होता तो हम इसको ए भी सही कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब ये बी दे रखा है तो हम इसको ठीक क्या करेंगे, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप मींस MPEG लेयर 3। जो MP3 की फुल फॉर्म होती है वो होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 19 का सही आंसर हो जाएगा बी, MPEG लेयर 3। कहीं या तो ऐसे लिखा हो MPEG लेयर 3, अगर MPEG लेयर 3 नहीं लिखा तो लिखा होगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3, अगर ये भी नहीं लिखा तो लिखा होगा MPEG 3, तब आप MPEG 3 को भी ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या ठीक होगा, यहाँ पर ठीक होने वाला है क्या, MPEG लेयर 3। क्वेश्चन नंबर 19। देन 20 देखते हैं, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज WMA स्टैंड्स फॉर। तो WMA की फुल फॉर्म बताना है, तो ये एक ऑडियो फॉर्मेट होता है, विंडोज़ मीडिया ऑडियो इसको बोलते हैं, WMA विंडोज़ मीडिया ऑडियो। जैसे को कंफ्यूज करने के लिए वायरलेस मूवी ऑडियो, वायरलेस मीडिया ऑडियो, वायरलेस मीडिया ऑडियो, तो कई सारे देखो एक जैसे लगते हैं, तो एक बार इसको रिवाइज करना जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट विंडोज़ मीडिया ऑडियो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, व्हाट डज FLAC स्टैंड्स फॉर। तो FLAC जो है एक ये जो है ऑडियो को कंप्रेस करने का एक फॉर्मेट है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है FLAC। तो देखो सबसे पहली बात ये होती है कि FLAC जो, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, FLAC ध्यान रखना है लॉसलेस होता है। FLAC जो ऑडियो फॉर्मेट होता है लॉसलेस होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक, दिस वन, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे भाई कौन सा इनमें से लॉसलेस है, तो FLAC जो होता है ये लॉसलेस होता है। ओके, लॉसलेस, ठीक है, आगे देखते हैं। बस इतने क्वेश्चन थे, तो आई होप कि आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे, आप लोग इनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। PDF में इसकी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग PDF पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कुछ और क्वेश्चंस भी मैं कोशिश करूंगा हाफमैन कोडिंग के ऊपर, कंप्रेशन रेशियो के ऊपर, जैसे कि कुछ बच्चों ने बोला है, तो कंप्रेशन रेशियो, हाफमैन कोडिंग, और कुछ जो लेंथ ऑफ कोड एंड इस तरह के जो कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके ऊपर भी मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना करके आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।